नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो जिस बदलाव की आहट बिहार में पिछले कुछ दिनों से सुनाई दे रही थी, आज उस बदलाव ने बिहार की राजनीति में दस्तक दे दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार में हुए बड़े सियासी उलटफेर की, जिसने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है। अब तक दूसरे दलों के नीचे से सत्ता की कालीन खींच लेने वाली बीजेपी इस बार अपने साथ वैसा ही कुछ होते हुए देखकर हक्का बक्का रह गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्लानिंग में कहां क्या चूक हो गई। बीजेपी जिस तरह आरसीपी सिंह को जेडीयू के पाले से अपनी तरफ खींच रही थी, उससे अनुमान लग गया था कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे जैसे इस्तेमाल करके बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने वक्त से पहले इस चाल को भांप लिया। आरजेडी और कांग्रेस से पुराने गिले शिकवे दूर करने की शुरुआत की, फिर अपने सांसदों और विधायकों को भरोसे में लिया और इस्तीफा देकर ऐलान कर दिया कि एनडीए से वो अब अलग हो रहे हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू की सत्ता फिर बनेगी। 2015 के साथ ही एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। इस समूचे घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नजर आ रहे हैं। पहला ये कि 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के अलग होने से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा भले ये कहे कि चुनावों में जनादेश भाजपा और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को मिला था, लेकिन जिस तरह सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा रणनीति बनाती है, उसमें जनादेश जैसी बातें बेमानी हो जाती हैं। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। दूसरा, तेजस्वी यादव का राजनीतिक ग्राफ इस घटनाक्रम से ऊंचा होगा। वैसे भी पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में बेहतरीन प्रदर्शन करके तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के वो भावी नेता हैं और वही रहेंगे। तीसरा, राज्यों में लगातार सिमट रही कांग्रेस सत्ता में छोटा भागीदार बनकर ही सही, लेकिन अब अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र में उसे जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई शायद बिहार में हो सकती है। और चौथा अहम परिणाम यह है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में जिस तरह सामाजिक न्याय की भावना प्रबल हुई थी और हाशिए के लोगों को अपनी ताकत का एहसास हुआ था, वही भावना एक बार फिर जोर पकड़ सकती है और इसका असर आम चुनावों में नजर आ सकता है। तो आज बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन और बीजेपी को लगे बड़े झटके पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब बीजेपी अपने आप को बिहार में कैसे संभालेगी। क्या उसकी हालत अभी खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है या फिर बीजेपी चोट खाए नाग की तरह पलटवार करेगी। नीतीश कुमार ने तो अपनी चाल चल दी है, अब बीजेपी उसका जवाब कैसे देगी, ये सब हम यहां जानने समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस चर्चा में जब आप ये बगल में जो विंडो में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीर हो सकती है। ये आज की तस्वीर है, लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहा तो अभी जब हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे तो हमारे साथ ही जो पैनलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, वो और इस पर मुहर लगाएंगे कि ये आने वाले समय में क्या देश की भविष्य बदलने की एक शुरुआत नजर आ रही है। यहां से सियासी भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, वो सब यहां समझेंगे जो हम लिख भी रहे हैं कि बदल जाएगी देश की सियासी तस्वीर। तो बिहार में कुल मिलाकर के बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। झटका कैसे लगा है, क्या लगा है, यह आप सुबह से देख रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हों टेलीविजन चैनल से, मीडिया के जरिए, आपको बता दूं कि बिहार में सत्ता बदल चुकी है, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल चुके हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए छोड़ दिया है, बीजेपी चारों खाने चित्त है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, लेकिन नीतीश बाबू पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। 164 विधायकों के समर्थन की सूची उन्होंने दे दी है राज्यपाल को और साथ में थे तेजस्वी यादव। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाऊं। सीधे हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। देखिए, राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं राजेश बादल जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ साथी हमारे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और 2 हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी, अपने
गृह ग्राम कहें, जिला कहें, जनपद कहें, वहां से जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी भी कहीं और नजर आ रहे हैं। आपका भी अमलेंदु जी स्वागत है और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, जो जुड़ने वाले हैं। और हमेशा की तरह बिहार बहुत जो मुद्दा है, बहुत गर्म मुद्दा है। कल भी शाम को हम लोगों ने चर्चा की थी और आज जैसा कल कह रहे थे कि आज 8 तारीख है और 11 तारीख की बात हो रही है, यानी 9, 10, 11, 9, 2, 11। यहां 9, 2, 11 की जो बात थी, यहां 9, 2, 11 की कहानी आज शुरू हो गई। और सबसे पहले बीजेपी जो है उसे कहें 9, 2, 11 या कहें मुख्यमंत्री जो अब भूतपूर्व हो चुके हैं नीतीश कुमार को। आइए शुरुआत करते हैं जयशंकर गुप्त जी आपसे। जयशंकर जी, अगर सुन रहे हो, आवाज आ रही हो, मुझे पता है कि आपको जाना है, इसलिए आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले जयशंकर जी, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, लंबा समय आपकी पत्रकारिता का बिहार में रहा है, बीता है और वहां के नेताओं से भी मिलते जुलते रहे हैं। जो कुछ नीतीश कुमार ने किया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? भारत की सियासी तस्वीर को देखते हुए भी, बिहार की तस्वीर को देखते हुए भी, और नीतीश कुमार की अपनी जो छवि रही है। और एक वर्ग लगातार कह रहा है कि पलटू राम ने पलटी मार दी। राजीव जी, ये बात तो हम पिछले कई महीनों से कह रहे थे। आपको याद होगा कि जब हम अपने डीवी लाइव पर अपना हाल फिलहाल कार्यक्रम चला रहे थे, तो उस समय भी हमने ये कहा था कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी अपना रास्ता चुन लेंगे, क्योंकि वो वहां असहज महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की ही जेब काटने में लगी रहती है। जो उनके सहयोगी होते हैं उनकी जेब पहले कतर लेती है। जनता दल ही उनके साथ था। अरुणाचल प्रदेश में पूरी उनकी पार्टी के सारे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया भारतीय जनता पार्टी। एक तो झटका उसी समय लग गया था। उसके बाद लगातार ऐसे कई कई मामले हुए। भाई, ये सबको मालूम था कि नीतीश कुमार के विधायक दल में इससे 42 लोग हैं, अभी तो 45 हो गए हैं, लेकिन उस समय 42 लोग थे। तो मानते हुए आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आपने साझा सरकार का नेतृत्व दिया था उनको। लेकिन बार बार एहसास कराना कि नहीं, हमारे रामो कर्म पे हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा, अब तो हमारी बात लागू होगी। नीतीश कुमार ने जब समझौता किया था, जैसी हमारी जो सूचना है, जानकारी है, हमारी बात भी हुई थी उन लोगों से, तो ये था कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी के विवादित मुद्दे हैं, उन विवादित मुद्दों को बिहार से दूर रखा जाएगा, ये बात तय हुई। लेकिन जो जो समय बीतता गया, भारतीय जनता पार्टी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती गई, आरएसएस का दबाव बढ़ता गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो या फिर वो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात हो या इस तरह की तमाम बातें जो है लगातार उनके यहाँ से होने लग गई। और बार बार कहा जाने लगा कि साहब हम मेजॉरिटी में है, हमारे पास है, लेकिन ये सरकार चला रहे हैं, तो ठीक है, हम तुमको ये चलाने के मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दो दो उप मुख्यमंत्री बना दिए और वो अपने आप में बहुत ही विद्वान और बहुत ही समझदार लोग थे कि उनके हर बयान से विवाद खड़े हो जाते थे। तो और उनके पार्टी के नेता विधायक कभी कुछ कभी सांसद, कभी गिरिराज सिंह कुछ बोल जा रहे हैं, कभी नित्यानंद राय हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, तो वो कभी कुछ न कुछ कर दें। तो इस तरह का लगातार कुछ न कुछ हो रहा था। तो जिस कारण से नीतीश कुमार ने उस समय महागठबंधन छोड़ा था, वो सारे कारण उनके ऊपर हावी होते जा रहे थे। अच्छा, भाजपा के देखिए, चूंकि सफलता सबसे बड़ा प्रमाण होती है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुहिम में सफल हो रही थी, तो कोई चाणक्य बन जा रहा था, तो कोई चंद्रगुप्त बन जा रहा था, और यहाँ सारे चंद्रगुप्त और सारे चाणक्य फेल कर गए। जिस समय नीतीश कुमार ने तय कर लिया था जब इनसे पिंड छुड़ाना है, तो ये बात तो कई महीने पहले की हो गई थी। आप देखिए राजनीति में जो घटनाक्रम होते हैं, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हो गई। जब एआईएमएम के विधायक शामिल हुए, तो वो किस कारण से हुए, भाजपा के लोग समझ नहीं पाए। ये उसी समय हमारे जैसे लोग उसी समय समझ गए थे कि अब सरकार वहां पलटने वाली है, क्योंकि अगर समझौता टूटेगा, इनका गठबंधन टूटेगा, तो भाजपा ये कह सकती थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। उस मामले को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने ये होने दिया, क्योंकि एआईएमएम के जो विधायक थे वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के पक्ष में थे, बातचीत उनकी होती थी। लेकिन वो आरजेडी में शामिल हो गए, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई।
अब जाहिर सी बात है कि अब अगर कल को कोई बात होती है तो बीजेपी क्लेम नहीं कर सकती कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमको मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि जैसे बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि साहब ये तो जनादेश का अपमान है, तो 2020 में जो जनादेश मिला था वो भाजपा और जनता दल यू को सरकार बनाने के और सरकार चलाने का जनादेश था, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। और इतनी याददाश्त कमजोर हो जाएगी तो इनको जाकर के पागलखाने में इलाज कराना चाहिए। भाई 2015 का जनादेश क्या था? 2015 का जनादेश था लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल यू और कांग्रेस महागठबंधन सरकार चलाएगी, उसके पक्ष में लोगों ने जनादेश दिया था। उसको तोड़ करके नीतीश कुमार को अपने साथ कर लिया आपने, और उस जनादेश का क्या हुआ भाई? तो अगर जनादेश की बात होनी है तो उस जनादेश की कदर करनी चाहिए थी, बीजेपी को कहना चाहिए था कि भाई क्योंकि जनादेश तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को मिला है तो हम कौन होते हैं। लेकिन तब तो आपको याद नहीं आया जनादेश को, आज आपको जनादेश की याद आ रही है। अब दूसरा ये कि इन्होंने ऐसे कमजोर घोड़े पे दांव लगाया जिसकी अपनी कोई, उसका अपना कोई अस्तबल ही नहीं था। अब ये जो आरसीपी सिंह नाम के प्राणी हैं, ये नीतीश कुमार के स्टूज थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनको लाकर के इन्होंने अपना बनाया था, राजनीति में भी रख दिया था। और इतने बड़े हो गए थे कि हमको याद अच्छी तरह की शरद यादव के यहाँ गए थे उनसे कहने के लिए कि भाई अब आपको खाली करना चाहिए और आपको ये कर देंगे और आपको कर देंगे। इतने बड़े नेता हो गए। ऐसे लोगों को शरद यादव ने पैदा किया होगा, लेकिन ठीक है, मन बढ़ा हुआ है, राजनीति में बढ़ जाता है और समझने लगे कि हम सब कुछ हैं। बीजेपी उनमें अपना भविष्य का मुख्यमंत्री देखने लग गई थी कि उनके जरिए हम एकनाथ शिंदे पैदा कर लेंगे। अब उसके जरिए इन्होंने खेल किया कि पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यू के, और जब हुआ कि साहब जनता दल यू को कोटा मिलेगा केंद्र सरकार में, तो सीधे आरसीपी से बुला करके अमित शाह ने बात किया, कहा कि आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं। तो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और जाकर के मंत्री बन गए। उसी दिन नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि अभी हमको कमजोर करने में, काटने छाटने में लगे हुए हैं। उसी दिन से नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया था कि अब हम इसका कुछ न कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। हम लोग की जब मुलाकातें होती थी तो कहीं ना कहीं यह बात खुल करके तो नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात आती थी कि हाँ अब बहुत दिनों तक इस गठबंधन में नहीं रहा जा सकता है। अब सवाल है कि भविष्य का क्या होगा। देखिए, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। तेजस्वी यादव हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कि सरकार में कांग्रेस भी रहेगी और कम्युनिस्ट भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात हो सकता है कि सीपीआईएमएल के लोग भी रहेंगे। तो जो यूपीए गठबंधन की जो पहली सरकार थी, मनमोहन सिंह वाली, जो 2004 वाली सरकार, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। उसका नतीजा होता था कि 2004 से 2009 तक वो सरकार कहीं इधर उधर भटक नहीं पाती थी। कम्युनिस्टों का नियंत्रण था, कम्युनिस्ट उसको नियंत्रित रखते थे। इस सरकार में भी अगर कम्युनिस्ट शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने नियंत्रण में इन लोगों को रखेंगे, जनाधार का भी उनका हुआ रहेगा। उसके बाद जैसा हमारी जो सूचना है, पता नहीं है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, यह है कि फिर बाद में साल डेढ़ साल के बाद नीतीश कुमार हो सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएं, और तब तक इनको तेजस्वी यादव को भी प्रशासन शासन का पूरा समझ आ जाए तो वो उनके हाथ में मुख्यमंत्री की कमान देकर के नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी से कोई बात नीतीश कुमार की हुई है, और उस लेवल पर कहीं ना कहीं ये बात तय हुई है कि ठीक है, यूपीए का जो एक्सटेंशन होगा या एक्सपेंशन होगा उसमें जनता दल यू शामिल होगा और कोई एक कन्वीनर भी बनाया जा सकता है। और अगर लगेगा कि साहब राहुल गांधी के नाम पे आम राय नहीं बन पा रही है, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण और मजबूत चेहरा बन सकते हैं, विकल्प बन सकते हैं। क्योंकि अभी जो चेहरे घूम रहे हैं, ममता बनर्जी का हो चाहे केसीआर का हो, इसको राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है, इन दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, परिवारवाद के जनक भी ये लोग हैं। ममता बनर्जी भी अपने भतीजे को और आगे बढ़ाने के चक्कर में कभी ईडी उनके पीछे पड़ा हुआ है, केसीआर भी अपनी बेटी और बेटा और सबको बढ़ाने में लगे हुए हैं। कम से कम नीतीश कुमार पर पर्सनली कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और परिवार का भी राजनीति में लाने का कोई आरोप नहीं है। तो इस मामले में भी वो एक मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि शायद विपक्ष की इस तरह की रणनीति बन सकती है, और उसमें हो सकता है कि उनके साथ नवीन पटनायक, क्योंकि नवीन पटनायक को भी उड़ीसा में बीजेपी से जो थ्रेट मिल रही है, चुनौती मिल रही है, तो इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो चाणक्य की नीति जो है गड़बड़ा गई है। चाणक्य बैठ करके छाती पे हाथ धर के
सोच रहे हैं कि कहां से कहां गलती हो गई। बेचारे जाकर के उन्होंने कहा भी पटना में कि साहब वो नहीं नहीं 2024 का भी चुनाव, 2025 का भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में है ना कि उनके दांत उनकी आंख में है, तो वो सब समझते हैं कि कब किसको कहां से उसका स्वाद दिखाना है, तो इन्होंने खेला कर दिया है। अब दूसरा ये भी देखिए, जैसे अभी जिस तरह से बीजेपी ने पटना में सम्मेलन किया और जगत प्रकाश नड्डा गए वहां पे, और जो जैसे कारपेट बॉम्बिंग होती है, जैसा लग रहा है कि मतलब विपक्ष की कोई सरकार हो और वहां जाकर के उनका ये कर रहा हो, उस तरह से कहा दिया जाके जगत प्रकाश नड्डा ने कह दिया कि साहब अब कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को यह भी लगा कि भाई ये क्षेत्रीय दल तो हम भी हैं, तो लगता है हमारे अस्तित्व के फेर में भी पड़ गए हैं, तो उन्होंने इसका सबक सिखा दिया है। तो इसका एक ही होगा, एक तो बिहार में सरकार बदल जाएगी और राष्ट्रीय राजनीति के फलक बदल जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा। जिस विपक्ष को पूरी तरह से हम लोग खारिज मान रहे थे, उस विपक्ष में जान आ जाएगी। एक तो कांग्रेस जो सड़कों पे आई है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, उससे एक ताकत मिलेगी, और दूसरा नीतीश कुमार के पाला बदलने से। पाला बदलने मतलब वो ओरिजिनल खाने में गए हैं, वहां तो उनका बेमेल गठबंधन था। नीतीश कुमार को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक नहीं कर सकते, या फासिस्ट नहीं कर सकते, या मनवादी नहीं कर सकते। तो इन तीन चीजों को आप परे रख दीजिए, तो एक तरह कहा जाए तो अपने वाकई घर में आए हैं। पिछली बार उन्होंने जो गलती कर दी थी, हालांकि विधानसभा में कहा था कि अब जीते जी इस पार्टी से कभी हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ मिला लिया था उसका, और जो हाथ मिला लिया उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा बीच के 2-3 सालों 4 सालों में। अब इस बार हमको लगता है कि फिर दोबारा ऐसी कोई वो गलती नहीं करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में मजा आएगा। जी राजीव। जी जी, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, और खासकर चाणक्य की बात आप कह रहे हैं। जी हाँ, चाणक्य। और अगर बिहार की बात हो रही है, यानी मगध और पाटलिपुत्र राजधानी, और याद कीजिए इतिहास, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तक्षशिला को ले आते हैं बिहार में, तो कभी कुछ और करते हैं, और वहीं चाणक्य नीति फेल भी हो जाती है। और वहाँ अभी कुछ दिन पहले अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी सभा में, जो हर घर तिरंगा की सभा थी, वहां नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उसके बाद बीजेपी की वहां पर बीजेपी का अधिवेशन हुआ 2 दिवसीय, और उसमें भी कहा जा रहा था, और वहीं का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी हम कर भी रहे थे, कि जहां कहा गया था कि एक ही पार्टी एक ही दल रहेगा, और वो है बीजेपी आने वाले वक्त में। और यही बात आज कह रहे थे तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, वो वहां तक भी पहुंचेंगे। लेकिन आगे बढ़ें, और हमारे तमाम साथी, उन लोगों से भी कमेंट लेना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? थोड़ा जल्दी आपसे भी चाहूंगा कि किस रूप में देखते हैं, और क्या जैसी तस्वीर बता रहे हैं जयशंकर जी, बिहार से लेकर के उड़ीसा तक, उधर केसीआर का जिक्र भी कर रहे हैं, इधर सोनिया गांधी का जिक्र भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ। और वही हम लिख भी रहे हैं कि क्या बिहार में बदल जाएगी? बिहार से नहीं, बिहार में जो बदली है सरकार, उससे क्या देश की तस्वीर बदलने वाली है? किस रूप में देखते हैं प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, कुछ समय पहले जब महागठबंधन का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट राहुल गांधी ने दिया था बिहार में, तो वो कॉन्सेप्ट बीच में डिस्टर्ब हुआ, जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर आए, और बीच में तो हाल में ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस भी महागठबंधन से बिहार में निकल गई थी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस और जेडीयू दोनों लौटी है, लेफ्ट भी लौटी है, और इस तरीके से एक महागठबंधन जिसकी बुनियाद अब से पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास पड़ी थी, वो इस आम चुनाव के पहले एक पैदा होता दिख रहा है। तो इस घटना का सबसे बड़ी अहमियत मुझे जो लगती है कि ये महागठबंधन मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी ये फिर से जिंदा होने के आसार पैदा हो गए हैं। जो बिहार में महागठबंधन है, वैसा ही महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। ये इस घटना का सबसे ज्यादा मुझे महत्व लगता है। और नीतीश कुमार जी जब जाते हैं तेजस्वी के घर और उनकी मां राबड़ी देवी से वो क्षमा मांगते हैं कि पिछली बार उनसे वो दूर हो गए, वो गलती हुई, तो ये क्षमा मांगना भी एक महत्वपूर्ण बात है नीतीश कुमार जी की ओर से उनके घर में जाकर के। ये आज की घटना है। तो इसको हम देखते हुए, अब जैसे बिहार की राजनीति में अक्सर लोग कहते हैं कि पलटू राम, अब पलटू राम किसको बोले?
बोलिए नीतीश कुमार को पलटू राम बोले या महागठबंधन को बोले या एनडीए को बोले, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी तो सबके यहाँ हंसते खेलते होती है भाई। बीजेपी भी स्वीकार कर लेती है, महागठबंधन भी स्वीकार कर लेते हैं, तो पलटू राम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। पलटू राम तो हम बीजेपी को भी बोल सकते हैं और महागठबंधन के भी दलों को बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों पलटू राम बोला जाए, ये एक बात है। ये लगभग वैसी बात होगी जैसे गोवा में देखें तो सारे लोग जो वहां जितने विधायक हैं 95% विधायक जो है सब दल बदल करके हैं, तब वहां किसको आप कोई दल बदल का आप आरोप लगा सकते हैं। तो ये बिहार की सियासत में अगर कोई कहता है आज की तारीख में कि उन्होंने तब ये कहा था, उन्होंने अब ये कहा था, अब बेमानी हो गए हैं, सबके पास सबके खिलाफ बोलने के लिए कुछ ना कुछ है, ये है। पर आपको रोकना चाहूंगा, जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अभी जस्ट लाइव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है, और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है, और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला। अब तक विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे, विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम। बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ जो।
तो ये सुन रहे थे आप तेजस्वी यादव को। इनसे पहले नीतीश कुमार ने भी मीडिया को संबोधित किया है, उसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत ही यहाँ अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सत्ता अब उनके हाथ में है। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तमाम संबोधन आप सुन रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? आपसे भी वही सवाल, और तेजस्वी यादव को भी आप सुन रहे थे, उनकी बातें क्या कुछ कहती हैं और क्या लगता है? क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं चाचा जी फिर से पलटी ना मार जाएं। क्या कह रहे हैं कई लोग, वो बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिहार की तस्वीर क्या कुछ कहती है? आने वाले समय में देश की सियासी तस्वीर को किस ढंग से देखा जा सकता है, ये सब जरा आप बताइए। प्रकाश, अनम्यूट कर लीजिए। प्रकाश जी, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही, प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही। नहीं, प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आवाज ठीक करें, तब तक आना चाहूंगा। जेपी सिंह साहब, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ आप कहेंगे जब तक प्रकाश हिंदुस्तानी जी की आवाज आए? जेपी सिंह साहब सुन रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है बिहार के पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और उसमें भी तेजस्वी यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? यहाँ पर तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार दोनों हैं, और पहले नीतीश कुमार ने संबोधित किया, फिर तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे मीडिया को। अब खत्म हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, अब क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप लोग बार बार अमित शाह को चाणक्य कह रहे हैं, तो चाणक्य भले हों, लेकिन वो भस्मासुर के रूप में हो गए हैं। और हर जगह का इतिहास है, जहां जहां जिनके साथ ये रहे हैं, भले इनकी संख्या ज्यादा हो, इसके बाद भी ये जूनियर पार्टनर के रूप में रहे हैं। क्योंकि जो विपक्षी दल है वो पहले से ही जानते हैं कि ये बहुत डुप्लीकेट टाइप के लोग हैं, लेकिन जैसे इनको मौका मिलता है ये सीनियर पार्टनर बन जाते हैं, जिसका महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। आपका बिहार में भी इन्होंने 2020 के चुनाव में चिराग पासवान से डमी कैंडिडेट खड़े कराए थे। वो सारे डमी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट थे, और वो चुन चुन करके जनता दल यू के खिलाफ खड़े किए गए थे, ताकि जनता दल यू की ज्यादा सीटें ना आए, ज्यादा सीटें इनकी आए, और ये जो है बिग ब्रदर बन जाए। लेकिन जब चुनाव होने के बाद जब परिणाम आया था और ये बिग ब्रदर के रूप में इनकी ज्यादा सीटें उनसे आ गई जनता दल यू से, तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल ठंडा रुख अपना लिया था, जैसे उनको मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं थी। बीजेपी ने जब ये खतरा भांपा कि नीतीश कुमार का मामला गड़बड़ा सकता है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही जो है वो चीफ मिनिस्टर रहो, हम जो है जूनियर पार्टनर रहेंगे। लेकिन तालमेल खत्म करने के लिए इन्होंने सुशील मोदी को, जिनसे नीतीश कुमार की बहुत पुरानी दोस्ती है, उनको जो है वहां से हटा करके और जो है मतलब केंद्र में भेज दिया, और 2 डमी कैंडिडेट को बना दिया। सवाल इस बात का है, जैसा जनशंकर जी ने कहा कि इनकी आंख में दांत है, तो पूरे बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। दूसरी बात, नीतीश कुमार का जो जनाधार है, वो जनाधार बिल्कुल अलग है। वो जनाधार किसी के रहमो करम पर नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ रहे, चाहे राजद के साथ रहे, उनका जनाधार एकदम अक्षुण्ण है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बात नीतीश कुमार खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और जगह जनाधार इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, बिहार में ऐसा नीतीश कुमार के साथ नहीं है कि उनका जनाधार किसी के साथ मिलने से इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। इसलिए अभी भी सरकार बन रही है, जो पलटू राम की बात है, तो उस पलटू राम में अगर वो कल गए आपके सहयोगियों की वजह से पलटू भी मार देते हैं, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जितना आप उनको पलटू राम कहिए। बिहार को जो लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में जैसे उच्च जातियों के लोग, जैसे भूमिहार, ठाकुर, ब्राह्मणों का बेल्ट है, वैसे ही वहां कोयली का बेल्ट है, कुर्मी का बेल्ट है, यादव का बेल्ट है, और वो भी अपने अपने इलाके में छत्रप हैं। मतलब ये नहीं है कि जो है वो किसी ऊंची जात के लोगों के रहमो करम पर, तो वो सब छत्रप है, चाहे कोयली हो कुशवाहा, चाहे आपके कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर, और वो जो है क्या कहते हैं आपके भूमिहार, तो कह रही हैं, इसमें बटा हुआ है। और अभी भी अगर वहां की ओबीसी जातियां और आपके मुसलमान एक साथ हो जाएं और उसमें थोड़ा छौंका जो है वो उच्च जातियों का लग जाए, तो एक जो है इतना जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन है कि उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। दूसरी बात यह है
कि बिहार में एक समय माना जाता था कि भूमिहार माने जनसंघ, और कैलाशपति मिश्रा इसके सबसे बड़े जो है मतलब वो थे खेवनहार, उसके बाद लगातार भूमिहार लीडरशिप रही। इस समय बीजेपी ने भूमिहार लीडरशिप को बिहार में बिल्कुल किनारे लगा दिया है और भूमिहार सर्वाधिक क्षुब्ध है बीजेपी से, जो बीजेपी के किसी समय पर्यायवाची माने जाते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि काफी दिनों से ये मामला चल रहा है। और फिर मेरी जानकारी के अनुसार ये जो कारपोरेट में सौतिया डांस शुरू हो गया, दो सौतें एक ही पति की पत्नी है, एक को ज्यादा महत्व मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है, जिसको कभी ज्यादा मिल रहा था उसने जो है बिहार में हाथ लगा दिया है। आप अगर 2021 का आंकड़ा देखेंगे तो सर्वाधिक चंदा जनता दल यू को उसी सौतिया डांस में एक सौत ने दिया है। तो इसमें अगर उनका भी खेला चल रहा हो तो आप इससे जो है क्या कहते हैं मतलब आप इनकार नहीं कर सकते। जी एक बार फिर से आना चाहूंगा प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आवाज हमारी सुनाई दे रही है? आपको भी नहीं आ रही प्रकाश जी की आवाज? क्या दिक्कत हो गई आज? कोशिश करो, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से अगर कोई दिक्कत हो तो जरा ठीक कीजिए। लेकिन राजेश बादल जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा, किस रूप में देख रहे हैं? बहुत सारी बातें आप जी, एक मिनट आपको रोकूंगा। प्रकाश जी की आवाज आ रही, बता रहे हैं? नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक कीजिए जी। राजेश बादल जी जी जी, धन्यवाद राजीव जी। अब ये बात तो सही है कि इन दिनों एक औसत हिंदुस्तानी की आवाज कहाँ सुनाई देती है, तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी की आवाज अगर खामोश हो रही है तो हमें मानना चाहिए कि एक प्रतीक है जो एक भारतीय और हिंदुस्तानी की आवाज कमजोर पड़ रही है। बहरहाल ये मजाक की बात है। प्रकाश जी की आवाज हम आज से नहीं 40 वर्षों से सुन रहे हैं और उनको कभी भी खामोश नहीं रहे हैं। मैं दरअसल राजीव जी इस घटनाक्रम को, समूचे घटनाक्रम को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ दूसरे तरह से देखना चाहता हूं। और हम लोगों ने लगातार बीते दिनों अपनी चर्चाओं में इस बात पर गौर किया है, चर्चा इस मुद्दे को उठाया भी है कि भारत की सियासत में इन दिनों एक लोकतांत्रिक असंतुलन चल रहा है। और लोकतांत्रिक असंतुलन का मतलब यह है कि पक्ष बहुत मजबूत है और प्रतिपक्ष बहुत दुर्बल, दीनहीन, बारीक और महीन सा है। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होता है वो देश के लोकतंत्र को होता है, देश के विकास को होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पाते हैं कि अगर प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाली कोई भी घटना होगी, उसका हमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए। और इस नाते बिहार के घटनाक्रम हमें ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाला है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो तीर आप सियासत में अपने विरोधियों को निपटाने के लिए चलाते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि वो तीर उलट के आपके ऊपर लगते हैं। तो जो उन्होंने महाराष्ट्र में तीर चलाया शिवसेना और महाअघाड़ी की सरकार को निपटाने के लिए, अब वही तीर उलट के बिहार में उनके ऊपर आ लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि अब जो तीर अभी भी जो चल रहे हैं, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ये सारे तीर कभी ना कभी उलट के भारतीय जनता पार्टी को लगने वाले हैं। तो ये एक बात ऐसी है। तीसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति थी, जैसे कि अभी जेपी सिंह साहब ने कहा कि जब पिछले चुनाव हुए थे और चिराग पासवान के को मोहरा बना के और उनके कंधे से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन सब ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। और नुकसान उसके बाद जैसे ही चुनाव हो गए, वो वापस उसमें से बहुत सारे लोग, सिंह साहब बताएंगे, जयशंकर जी बताएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। तो यानी उन्होंने, वो आए ही किसी मकसद के लिए थे। तो एक ये मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी के लिए खतरे की पहली घंटी थी और वो तभी से वो असहज। हमें याद है कि जिस दिन शपथ वो ले रहे थे, या जब ठंडापन एक खास किस्म का उनके चेहरे पे दिख रहा था, जब वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे थे, तब भी हम ये इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी कि नीतीश कुमार अब इस समय बहुत असहज हैं, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी दुर्बल हो गई है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी उनको आगे तो रख रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनका वही हाल करने वाली है जो उसने अकाली दल का किया, जो उसने शिवसेना का किया।
तो ये एक कारण ये हो सकता है। फिर लगातार अगर आप घटनाक्रम देखें तो वो एक के बाद एक इस तरह से वो पलटवार करते भी रहे। विधानसभा अध्यक्ष अगर मुझे ठीक याद है तो विजय सिन्हा जी थे, तो उनके साथ जो उनका संवाद सदन के अंदर हुआ था वो काफी चर्चित रहा था। वो फिर उसके बाद जातीय जनगणना के आधार पर जो उनकी लाइन उन्होंने ली थी वो भी एक बड़ी बात थी। इसके बाद ये आरसीपी सिंह साहब का ये जो खेल हुआ, तब तो एकदम स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह भी एकनाथ शिंदे बनने तो नहीं जा रहे हैं कहीं महाराष्ट्र की तरह। तो ये जो चीजें घटनाक्रम हुई और उस पर एक बड़ा हथौड़ा जेपी नड्डा साहब ने मार दिया। पटना में जाके आप कह रहे हैं एक असंवैधानिक बयान। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि हम लोकतंत्र की सेहत की चिंता कर रहे हैं और उसकी सेहत की चिंता करते हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। एक भारत की वो पार्टी जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लोकतंत्र की शपथ लेती है, संविधान की रक्षा करने की बात करती है और वो कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म हो जाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी पर इससे बड़ा और आक्रमण कोई हो नहीं सकता था। अब लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैंने कहा कि ये प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाली बात है और मैं उसका मुझे एक आंशिक तौर पर राहत भी मिलती है कि अब सबल होगा, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा है पिछले 9 वर्षों में, 2013 में वो बीजेपी के साथ जाते हैं, 17 में फिर आरजेडी मतलब बीजेपी को धोखा देते हैं, फिर आरजेडी को धोखा देते हैं, 22 में फिर बीजेपी को धोखा देते हैं। तो ये जो मौसमी पक्षी की तरह अब वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के रूप में अपना चेहरा स्थापित करना है तो, और अगर नहीं भी करना है तो जब वो ऊपर जाएंगे, भगवान करे 100 साल जिए, तो कम से कम एक ऐसी प्रतिष्ठा लेके जाएं कि एक स्थायी वैचारिक राजनीति तो करें। जैसे ही मैं आप लोग कह रहे हैं जरूर कि 2025 के चुनाव में क्या होगा, मैं तो ये कहता हूं कि जब अगले लोकसभा के चुनाव आएंगे 24 के, और खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए प्रतिपक्ष के अनुकूल नतीजे नहीं आए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये जो उनकी प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा देखिए, यश की पूंजी बहुत आसानी से नहीं कमाता आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा। यश का मर जाना आदमी के अपने मर जाने से ज्यादा खतरनाक होता है, और ये बात बहुत ही प्रख्यात चिंतक राजेंद्र माथुर जी ये बात बार बार कहा करते थे सियासत के संदर्भ में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है, ठीक है, तात्कालिक तौर पर आरजेडी लाभान्वित दिख रही है, कांग्रेस लाभान्वित दिख रही है, महाराष्ट्र का बदला दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर स्थायी रूप से कोई दांव नहीं लगाया जा सकता। जिस आरजेडी, देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन से उपजे नेता थे, तो जो अपने समान वैचारिक धुरी वाले दोस्तों को दगा कर सकता है और एक जो खुल के जो बाद में वो बात करते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिला सकता है, तो वो 2024 के बाद फिर वापस क्यों नहीं जान सकता। मैं इस बात पर थोड़ा आशंकित हूं, इसलिए मैं बहुत नीतीश कुमार के आने से बहुत उत्साहित नहीं हूं। मैं अगर राहत महसूस कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि भारत का प्रतिपक्ष सबल और मजबूत होगा। जी राजीव जी, भारत का प्रतिपक्ष सबल होगा, मजबूत होगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की आवाज आ रही है, जब बताइए जी। राजीव जी, क्या अब आप तक आवाज पहुंच रही? बिल्कुल आ रही आवाज आ रही है। ये प्रकाश जी, माफी चाहूंगा, आवाज टेक्निकली थोड़ी कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब आप अपनी बात रखिए। राजीव जी, मुझसे पहले जयशंकर जी और राजेश जी और जेपी सिंह साहब बहुत कुछ कह चुके हैं और महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह जुलाई में 31 जुलाई को बयानबाजी की, पटना में मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर के भीतर वो कह रहे हैं कि 40 साल तक बीजेपी का कोई विकल्प नहीं होगा। आप 40 साल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है आप, बीजेपी के 16 जिलों में भव्य कार्यालय का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं उस राज्य में जाकर कि अब हमारी ही सरकार है, हमारी ही तूती बोलेगी। तो ये सबक मिल गया है, बहुत जल्दी सबक मिल गया है कि महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में जो हुआ वो बिहार में नहीं होगा, ये बात तो तय है।
जहां तक राष्ट्रीय राजनीति की बात राजेश जी ने कही, ये बात सही है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति बदलेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि वे बिहार की राजनीति के चाणक्य वे हैं और कोई दूसरा नहीं, दूसरा व्यक्ति हो भी नहीं सकता। और राजीव रंजन और ललन सिंह ने बता दिया कि वे डिप्टी चाणक्य जरूर हैं, तो आप कह सकते हैं कि डिप्टी चाणक्य की भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। अब जो राजनीति में बदलाव आएगा, अब बीजेपी मांग कर रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे चिराग पासवान कह रहे कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, बीजेपी कह रही कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। तमाम डायलॉगबाजी अब बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बयानबाजी की थी तब वे भूल गए थे कि वो क्या कह रहे हैं। इस सब से एक बार फिर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वे कुछ और हैं और वे जो हैं वो किसी को नजर नहीं आता। वे बयानबाजी कम करते हैं और करने में विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार की पीठ पर खंजर आप गिनने जाएंगे तो बहुत सारे खंजर एक के बाद एक लगातार उनको मिले हैं, चाहे वो सीआरपी सिंह के बहाने हो जो उनके खासम खास रहे हैं या उन्हीं के पार्टी के दूसरे लोगों के जरिए हो। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात बड़ी बुद्धिमानी से बता दी। पिछले एक महीने में 4 ऐसे मौके आए जब उन्होंने बीजेपी से अपनी भ्रुकुटी बता दी थी, चाहे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का मामला हो या उपराष्ट्रपति की विदाई का मामला हो। उन्होंने बार बार ये साबित कर दिया कि हम तुमसे खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के नेता समझ में नहीं आए, वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा। और वे जो बात अभी कही हमारे वरिष्ठ साथी ने कि जैसे हम चाणक्य कहते हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का चाणक्य माना जाता है, वो चाणक्य साबित नहीं हुए। और नीतीश कुमार ने बता दिया कि चाणक्य की भूमिका असल में वही निभा रहे हैं और देश की राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका कुछ बड़ी होने वाली है। हो सकता है वे 8वीं बार जल्दी ही शपथ ले ले वापस मुख्यमंत्री के तौर पर। तो बिहार की राजनीति इस बार फिर देश की राजनीति को बदलने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, देश की राजनीति बदलने जा रही है। प्रेम कुमार जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, जब आप अपनी बात रख रहे थे उसी वक्त लाइव थोड़ा काटना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तेजस्वी यादव की, आपने सुनी तेजस्वी यादव की बात। क्या लगता है आपको, एक कॉन्फिडेंस 2017 वाले तेजस्वी यादव और आज के तेजस्वी यादव, और आज जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो नीतीश कुमार में, कितना दमखम दिखाई दे रहा है? दोनों का जो कहें कि दोनों की दोस्ती, नई नवेली दोस्ती फिर से कहें जो है, उसको अब किस रूप में देखा जाए? क्या ये लंबी चलेगी या फिर 5 साल? और देखिए संजोग, 5 साल पहले सावन के महीने में ही 26 जुलाई को नाता तोड़ा था। आज सावन का ही है, अब आखिरी 2 दिन बचा हुआ है और कल भी चर्चा हो रही थी इसके बाद। और बिहार में शायद इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है इसलिए भी। तो और इसके बाद भाद्र पक्ष यानी भादो, और उसमें फिर ओथ सेरेमनी नहीं, तो 2-1 दिनों में यानी रक्षाबंधन तक नए मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार विराजमान हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इन दोनों के बीच की जो फिर से एक पुनर्मिलन और वो भी मजबूती के साथ, कितनी दूरी तक जाएगी ये दोस्ती? जी राजू जी, तेजस्वी यादव के बयान में भारत छोड़ो आंदोलन की तरह बीजेपी बिहार छोड़ो बोल करके उन्होंने एक भाव देने की कोशिश की। ऐसे हम तो एक्सपेक्ट यह कर रहे थे राजीव जी कि जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया था, एक प्रदर्शन दिया था, और रात में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि वो 5 अगस्त को क्यों, 5 अगस्त को तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। तो आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमित शाह जी आएंगे और वो बोलेंगे कि 9 अगस्त को क्यों, भाई आज का दिन तो मुहर्रम है, यह भी तुष्टीकरण है, और इस तरीके से वो बोलेंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं वो रात में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये अपने तरीके से बोला जा रहा। आपने कॉन्फिडेंस की बात कही, तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से आज दिख रहा है। एक तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस वजह से है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार का साथ मिला है और वो पहले भी ये साथ रहा, तो इस युगलबंदी को वो एंजॉय कर चुके हैं। तो उन्हें इस बात का राजनीतिक महत्व पता है कि नीतीश कुमार के साथ
मिलने का महत्व क्या होता है। जो महागठबंधन जब पहली बार बना था, उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल पर था बिहार की राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिल करके महागठबंधन के बना करके जब चुनाव लड़ा गया तो राष्ट्रीय जनता दल का फिर से उदय हुआ और तेजस्वी का लीडरशिप स्ट्रांग हुआ। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस अधिक उनके पास होगा कि एक बार फिर हम उस सियासत को बढ़ा सकते हैं। ये एक बात दिखती है। दूसरी बात ये है कि नीतीश, अभी बादल सर कह रहे थे कि नीतीश कुमार को विश्वास बनाने का जो संकट है कि वो छोड़ करके गए, ये धोखा देना, या मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूं कि देखिए, इस बार जो नीतीश कुमार ने इस पाले से उस पाले में जो हस्तांतरण उनका हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अधिक जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। इस वजह से देखिए, एक तो चिराग पासवान मॉडल जिसकी चर्चा हुई कि चिराग पासवान को इस तरीके से खड़ा किया गया कि अपने ही सहयोगी को कट शॉर्ट किया जाए, उसके साइज को छोटा किया जाए, उसमें कामयाब हुए। अब नीतीश कुमार जी को तो उसी समय साथ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एक स्थिति बनी कि उन्होंने सरकार बना के इंतजार किया और इस दौरान लगातार जिस तरह की घटनाएं घटी, वो जनता दल यू को कमजोर करने वाली थी, नीतीश कुमार को कमजोर करने वाली थी। तो हम या आप, राजेश बादल सर भी अगर नीतीश कुमार की जगह होंगे तो वो क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि जेडीयू को आप लगातार नुकसान पहुंचाते रहिए और हम सिर्फ मुख्यमंत्री का पद बचा करके बैठे रहेंगे, हमारी पार्टी आप खा जाइए? तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोई विश्वासघात किया है या उन्होंने पाला बदला है, ये बीजेपी का जो लगातार व्यवहार रहा उसने कम। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जयशंकर जी के पास आना चाहता हूं। और जयशंकर जी, नीतीश कुमार पर भरोसा कितना किया जाए, नहीं किया जाए, ये बात आएगी, तब तक आएगी जब तक कि 2025 का चुनाव ना हो जाए। और ये बात आप लोग भी कहेंगे ही, कह ही रहे हैं, तो ये बात तो आएगी। लेकिन साथ साथ आज जो दोनों साथ साथ हैं, जिस प्रकार की तस्वीर आज नज़र आ रही थी कि चाचा और भतीजा, अब फिर से पलटू राम से चाचा जी हो गए हैं, तो चाचा और भतीजा, जिस प्रकार ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दोनों भतीजे बाएं और दाएं आप देखिए, तेजस्वी भी और तेज प्रताप भी, और बीच में नीतीश कुमार साथ साथ चलते हुए, ये एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर हो सकती है आने वाले समय में। आज की तस्वीर है, लेकिन आने वाले समय में इस तस्वीर को हो सकता है कई बार हम दिखाएं, आप लोगों के बीच लेकर आए और चर्चा करें, क्योंकि यहाँ से एक बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है देश की, जिसके बारे में जयशंकर जी आप अपने पहले उद्बोधन में बहुत सारी बातें रख चुके हैं। लेकिन ज़रा अब समझना चाहूँगा, जो बिहार का जो घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम के तहत आज जो कुछ हुआ है, इसमें बीजेपी की भूमिका, जेपी नड्डा का जाना, और इधर अगर केंद्र में बीजेपी जो है, यानी कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं आने वाले समय में? विपक्ष की भूमिका की बात आप कर भी रहे थे, थोड़ा उस पर और चाहूंगा कि प्रकाश डालें आप, कि आने वाले समय में एक दूसरी तस्वीर, क्योंकि अभी से 2-3 महीने पहले तक ममता बनर्जी एक तस्वीर के रूप में नजर आ रही थी, सबसे अग्रणी चेहरा के रूप में, विपक्ष के चेहरा के रूप में दिखाई दे रही थी, और आज से एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही है जहां नीतीश कुमार भी हो सकते हैं विपक्ष का एक चेहरा। जरा बताइए जयशंकर जी कि किस रूप में इसको देखा जाए। नहीं, देखिए, इसमें जब बात करते हैं तो राजेश बादल की जो चिंता है वो अपनी जगह सही हो सकती है, क्रेडिबिलिटी का संकट तो हो सकता है, लेकिन कुछ बातों पे गौर करना मेरे ख्याल से जरूरी होगा कि एक तो नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा, या आज भाजपा का साथ क्यों छोड़ा? जब 2015 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और जनता दल यूथ दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो आरजेडी के लोगों को लगा कि हमने एहसान किया और हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। राजनीति में कोई एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती, राजनीति में पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं। तो कंपल्सन्स के चलते
आरजेडी ने नीतीश कुमार को अपना साझा सरकार का नेतृत्व सौंपा था, नेता माना था, सरकार चल रही थी। लेकिन बार बार जो उनके मन में ये भावना बढ़ती थी कि साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हम है और छोटी पार्टी को समर्थन देकर हम सरकार चला रहे हैं। अब ये जब बढ़ने लगा मामला तो कहीं ना कहीं वो दबाव में महसूस करने लगे नीतीश कुमार। और फिर जब वो करप्शन के मामले आए, उस लंबा कहानी है उसकी छोड़ दीजिए, वही हालत 2020 में हुई। जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। उस समय था कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में दोनों में कौन नंबर 1 की पार्टी होगी, नंबर 2 की पार्टी होगी। और भाजपा ने वही बातें करनी शुरू कर दी जो आरजेडी का नेतृत्व उस समय करता था कि साहब हम सबसे बड़ी पार्टी है और हम जो है अपने आधे विधायक रखने वाली पार्टी को हम सरकार चलाने का समर्थन दे रहे हैं और हमारे मुद्दों को लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस दबाव से निकलने के लिए देखिए अगली सरकार ये जो बनेगी, कल जो सरकार बनेगी, इसका भी भविष्य बहुत कुछ इस पर मुनस्सर करेगा कि आरजेडी या तो पहले तय कर लेती कि साहब अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो विधायक तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, हम सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कंपल्सन आज की तारीख में यह है कि नीतीश कुमार एक पेंडुलम की हालत में है, इधर आएंगे तो इनकी सरकार बन जाएगी, उधर जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो अगर आपने तय कर लिया कि नहीं साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है, चलनी है, तो फिर सरकार को चलाना भी पड़ेगा। फिर बीच बीच में ये नहीं कहना होगा कि साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है, लेकिन हमने इनको समर्थन दे करके सरकार बनवाया है। ये एहसान जताने वाली बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए, ना होती है। हो गया तो फिर उस दिन का मामला गड़बड़ होगा। अब दूसरा जो है, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वैकल्पिक चेहरा नजर आएगा, अगर तैयार हो गए लोग, तो नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि साहब उन पर कोई दाग नहीं है। कम्युनल और फासिस्ट पार्टी के साथ सरकार चलाते हुए भी अपना चेहरा कम्युनल नहीं बनने दिया, फासिस्ट नहीं बनने दिया, मनवादी नहीं बनने दिया। एक दूसरी बात यह है, परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लग नहीं सकता है, करप्शन का व्यक्तिगत आरोप नीतीश कुमार पर लग नहीं सकता है, ईडी का खौफ उन पर चल नहीं सकता है। आज मुझसे एक बड़े नेता ने बीजेपी के फोन करके बात की थी। उन्होंने कहा साहब आप क्या समझते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ वो सृजन घोटाला और वो हत्या का मामला वो सब भी तो आ जाएगा। हमने कहा अगर वो मामला आने लायक होता तो भाजपा के लोग अभी तक उसको चला चुके होते और दबाव में बना चुके होते, क्योंकि जो सो कॉल्ड सृजन घोटाला था उसमें सबसे ज्यादा तने हुए थे सुशील कुमार मोदी, सैयद शाहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, निशिकांत दुबे, ये सब भाजपा ही है। तो भाजपा ये सब काम नहीं करेगी, वो काम वो लगेगा नहीं, नीतीश कुमार पर चलने वाला नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कांग्रेस ने, जैसा हमको याद है कि पिछले बार भी जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उसके पहले भी जो बातें हुई थी, कांग्रेस नेतृत्व के साथ भी बात हुई थी और दलों से भी बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय स्वीकार नहीं किया था ये बात। नीतीश कुमार का ये कहना था, ममता बनर्जी भी बीच बीच में कहती हैं कि यूपीए को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और हम भी इस बात को बार बार आपके चैनल पर भी हम लोग कहते हैं कि साहब एनडीए का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी है, अध्यक्ष वही है, संयोजक वही है, उपाध्यक्ष वही है, मेंबर वही है, सारे सारे सब कुछ वही है। उसी तरह से यूपीए में आज सोनिया जी के अलावे, सोनिया गांधी के अलावे कोई यूपीए का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। तो नीतीश कुमार उस समय कहते थे कि इसका यूपीए का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मतलब संयोजक भी बने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर अध्यक्ष होते थे एनडीए के, तो जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक होते थे। तो वो बात जो है, अगर उस ढंग का कुछ हुआ, यूपीए में कोई एक बड़ी तस्वीर बनी और कम्युनिस्ट लोग भी साथ में आ गए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ में आ गए, तो हमको लगता है कि विपक्ष का बहुत बड़ा घरौंदा तैयार हो जाएगा। अब देखिए, गिन करके देखिए कि दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में आज विपक्ष की सरकारें हैं, और अगर ये बिहार वाली आ गई तो नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी की बात हम राजेश नहीं कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी तो राजनीति में बदलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कहीं किसी ममता बनर्जी, किसी केसीआर के मुकाबले सबसे ज्यादा। और सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो नीतीश कुमार पे करते हैं। नीतीश कुमार ने जो ये फैसला भी लिया है तो सोनिया गांधी से बातचीत करने के बाद किया है,
इसी राजनीति के चलते आप देखिएगा कि अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। कल को अगर कोई बात आएगी तो अखिलेश यादव, उनकी समाजवादी पार्टी, ये लोग भी सब लोग साथ में खड़े होंगे। तो अगर उस तरह का कोई सिनेरियो बनता है और अगर बिहार में अच्छी सरकार चलती है और सड़क पे संघर्ष होता है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, विपक्ष के सारे दल है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई राष्ट्रीय इशू होता है तो क्यों नहीं एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या और लोग जितने हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये सारे लोग एक साथ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल एक मंच पे आकर के अगर वो अटैक करेंगे, कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, तो जो आज ये ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है वो सब घुस जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा। तब एक दबाव की राजनीति बनेगी। लेकिन मुश्किल क्या है कि विपक्ष के नेता आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं, आम भाव बहुत ज्यादा है। आप देखिए किस तरह से बर्बाद किया राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनवाया और उसके बाद फिर खुद ही कहने लग गई कि नहीं साहब, अगर हमको मालूम होता कि वो द्रौपदी जी होगी तो हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, चुनाव नहीं लड़ाते, हमारा उम्मीदवार कमजोर है। बताइए, चुनाव मैदान में आके अखाड़े में आने के बाद अगर पहलवान कहना शुरू कर दे कि हमको मालूम नहीं था कि इस पहलवान से भिड़ना है, नहीं तो हम बाहर रह जाते, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और फिर वही ईडी का ऐसा धौंस पड़ा कि साहब उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप न्यूट्रल हो गए। नीतीश कुमार ने यही काम अगर 1-2 महीना पहले कर दिया होता तो मैं कहता हूं, राजीव जी दावे के साथ कहता हूं, चुनाव के परिणाम जो हुए लगभग वही होने थे कुछ, लेकिन फर्क बहुत पड़ जाता। तब चुनाव इस तरह का नहीं लगता कि 60% या 65% और 40% की बात आती है, 35% की बात आती है। अगर नीतीश कुमार ने उस समय राजनीतिक खेल कर दिया होता तो शायद नजर उसका परिदृश्य जो है कुछ और बदल जाता। तो मुझे तो बहुत लगता है कि अगर संसद से लेकर यानी विधानमंडल से लेकर के सड़क तक संघर्ष का रास्ता, विकास का रास्ता अगर इन लोगों ने मिलकर इस महागठबंधन ने अपनाया, राष्ट्रीय मुद्दों पे सड़क पे संघर्ष, प्रदेश के मामलों में विकास के लिए सरकार का काम करना और थोड़ा बेदाग भी रहना, अगर ये काम हो गया तो मुझे नहीं लगता कि 2024 उतना आसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाएगा जितना आसान वो लोग समझ रहे हैं और जो कहते हैं कि 40 साल तक हम राज करेंगे और ये करेंगे। और एक बात अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि साहब वो जब उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने कि साहब राम जन्मभूमि का ये शिलान्यास हुआ था, उस दिन इन्होंने काला कपड़ा कांग्रेसियों ने पहना। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी ने जब काला कपड़ा पहन के गंगा में डुबकी लगाई थी वो कौन सा दिन था, ये याद है कि नहीं उनको? आरएसएस के लोग लगातार काली टोपी लगा करके चलते हैं, अभी भी काली टोपी चलाते हैं, लगाते हैं, हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आरएसएस के मोहन भागवत के जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक वाला है उस पर तिरंगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या देश से अलग है आरएसएस? देश से अलग है मोहन भागवत? तो इस पर भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, अब असल में वही है, राजनीतिक परिदृश्य पूरा का पूरा बदल गया है। जो एक मायूसी का आलम था, जो एक ये था कि साहब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो विपक्ष भूल जाए। याद है हमको अच्छी तरह से, राजेश को और याद होगा 1984 में जब राजीव गांधी 410 सांसदों के बल पे चुनाव जीत करके आए थे, लेकर के आए थे, तो हमारे बड़े बड़े संपादक थे उस समय, 3 ट्रिपल ए कहा जाता था, अकबर, अरुण पुरी, अरुण शौरी और एमजे अकबर। इन लोगों ने कहा था कि विपक्ष को तो अब अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। अब तो एक ऐसा नेता भारत को मिल गया है जो कई दशकों तक राज करेगा, उसके बाद की बात होगी। तो यही हालत अगर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हम 40 साल तक राज करेंगे, तो सिर्फ एक ही शब्द में कहूंगा, एक ही वाक्य में, कि तुझसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। इसलिए राजनीति में पैमाने बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, और यही लोकतंत्र की खासियत है कि आज आप बहुत दिखाई दे रहे, बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली है, पल भर में फर्श से फर्श पे आ जाएंगे, इसमें किसी ने कुछ देखा नहीं है। और ईडी का मुहाना भी बदल जाता है, ईडी का जो मुहिम है वो भी, उसका दरवाजा भी बदल जाता है, इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अब आरसीपी सिंह के पास तो नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, ये सवाल पूछिए जरा। जी राजीव जी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन राजेश बादल जी, बिल्कुल आपके पास ही आना चाह रहा था। बहुत सारी बातें प्रेम कुमार जी भी बोल के गए और जयशंकर जी भी बोल रहे हैं, और आपकी बात भी यहाँ जरूरी है सुनना, किस रूप में पूरा, लेकिन एक सवाल के साथ कि पूरे घटनाक्रम में अब जो सियासी तस्वीर है उसको आप कहाँ पाते हैं?
किया है और उसके पहले प्रेम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। लेकिन जो दो शब्द अभी जयशंकर जी ने कहे, मैं उन्हीं शब्दों पे जाना चाहूंगा कि एक तो है शब्द एक्सेप्टेबिलिटी और दूसरी क्रेडिबिलिटी। अतीत की घटनाएं कई बार इस तरह का उदाहरण बन जाती हैं। चंद्रशेखर, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन तीनों की एक्सेप्टेबिलिटी तो थी, क्रेडिबिलिटी इन लोगों ने खोई। क्रेडिबिलिटी वीपी सिंह ने बीजेपी और लेफ्ट का प्रधानमंत्री बनने के लिए साख गंवाई कि एक खूंटा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का लिया, दूसरा उन्होंने बीजेपी का लिया। क्रेडिबिलिटी सत्यानाश। चंद्रशेखर जिस पार्टी को गरियाते हुए, जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, एक्सेप्टेबिलिटी थी उनकी, क्रेडिबिलिटी उनकी गंवाई। चरण सिंह जिस इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते रहे, उनकी चरण सिंह के खिलाफ कभी कोई आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन बेचारे बहुमत तक साबित नहीं कर सके और उनको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे थी। ये तीन उदाहरण भारत की प्रतिपक्ष की राजनीति में बड़े मजबूत उदाहरण हैं कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगती है, और नीतीश कुमार के साथ भी यही होगा। आप आज की तारीख नोट कर लीजिए। ठीक है, बिहार में बहुत मजबूत बनके उभरे। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो है विपक्ष मजबूत हो रहा है भारत का। दूसरी बात, एक और चीज में हम लोग बार बार चाणक्य की बात कर रहे हैं। चाणक्य के रूप में हमारा इशारा अमित शाह की तरफ होता है। देखिए, चाणक्य कभी भी अनैतिक नहीं होता था। हमने चाणक्य नीति पढ़ी है, चाणक्य की तीनों उसके खंड पढ़े हैं। आप ये पाएंगे कि आजकल जो चाणक्य का इस्तेमाल होता है वो फेयर सेंस में नहीं होता, वो रादर सेंस में होता है। और अगर हम जैसे जयशंकर जी ने बात कही कि आप बताइए ना कि चाणक्य साहब गए कहां जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और उनकी सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को सुबह 4 बजे शपथ दिलाई, चाणक्य का गुब्बारा फुस हो गया। अभी तो ये खरीद फरोख्त वाला जो अनैतिक वाली बात मैंने कही, राजस्थान में आप खरीद नहीं पाए पायलट को, चाणक्य कहां गया? पंजाब में आपका खेल चला नहीं, कहां गया चाणक्य? बंगाल में आपका चाणक्य चला नहीं, बंगाल का तो बहुत बड़ा, बंगाल का तो मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी आजकल उस नीति पर चल रही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अपनी राजनीति के लिए वो बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जब जाना होता तो बीजेपी के साथ खड़ी हैं। ये हरदम आप देखेंगे, भी वो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी। ये आप देख लीजिएगा ममता बनर्जी का। छत्तीसगढ़ में चाणक्य साहब कहां चले? बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, उसके जो उसको क्या है नाम उनका, सरगुजा के जो, हाँ, सिंहदेव जी को, हाँ, बहुत कोशिश कर ली। उड़ीसा में उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, कहां गया वो चाणक्य? तेलंगाना में उनकी चाणक्य दबंगी के साथ जो है टीआरएस काम कर रहे हैं। तो ये चाणक्य असल में वक्त से बड़ा कोई चाणक्य नहीं होता, सबसे बड़ा चाणक्य वक्त होता है। और हमने हिंदुस्तान की राजनीति में देखा है, चाणक्य के बारे में सबसे पहली बार पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, डीपी मिश्रा के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ था, और उनको बड़ी आसानी से उन्हीं के प्यादे गोविंद नारायण सिंह ने विजय राजे सिंधिया के साथ मिलकर धूल चटा दी थी। तो एक समय सबसे बड़ा चाणक्य होता है। एक दौर ऐसा था जब चंद्रशेखर को कहा जाने लगा था, जयशंकर जी को याद होगा कि वो भी लेकिन एक जुगनू की तरह चमके, वो चाणक्य कहलाए और गायब हो गए। वीपी सिंह को भी चाणक्य कहा गया जब उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया था और कैसे कैसे बड़े साफ सुथरे नाम लाए थे, वैज्ञानिक लाए थे, और कहा गया क्या चाणक्य का दांव है। अब कई वर्षों तक भारत की राजनीति साफ सुथरी हो गई, गंगा एकदम साफ हो गई। उसके बाद नरसिंह राव को भी चाणक्य कहा गया, अगर आप याद कहेंगे। 5 साल बाद वो कौन से इतिहास के किसी उसमें कुएं में चले गए। सीताराम केसरी को भी चाणक्य कहा गया जब उन्होंने वापसी कांग्रेस में कराई गई। तो लेकिन वो सीताराम केसरी का क्या हश्र हुआ? और एक दौर हमने प्रमोद महाजन का भी देखा, उनको भी चाणक्य कहा जाने लगा था अटल जी और आडवाणी जी के जमाने में, लेकिन प्रमोद महाजन जी का भी क्या हश्र हुआ। तो ये समय से बड़ा चाणक्य कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा, चाणक्य की नैतिकता को हमें देखना पड़ेगा, जो आजकल हम नहीं देख रहे हैं। खरीद फरोख्त की राजनीति है, खरीद फरोख्त और दबाव, धमके की राजनीति है, धमकी की राजनीति है। ये राजनीति हम चाहते हैं कि ये भारतीय लोकतंत्र से थोड़ा सा दूर हो। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जयशंकर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राजेश को कि हमको अतीत के बारे में थोड़ा सा सावधानी से बातें करनी चाहिए। जब हम वीपी सिंह के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कम्युनिस्टों का और भाजपा का सपोर्ट लिया था, तो वीपी सिंह की सरकार को गिराने के लिए किस किस ने सपोर्ट दिया था?
कांग्रेस और बीजेपी एक साथ खड़ी थी। कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिल करके मंडल आयोग के कारण जो है सरकार का विरोध किया था, वीपी सिंह की सरकार गिरी। तो ये तो फिर क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की खत्म हो गई। क्रेडिबिलिटी वीपी सिंह पर्सन की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी की जब बात करते हैं तो वीपी सिंह की क्रेडिबिलिटी वहां दांव पे लग जाती है जब आप एक तरफ धुर दक्षिणपंथी पार्टियों से समर्थन लेते हैं, दूसरी तरफ आप वामपंथी पार्टियों से समर्थन लेते हैं। गिरते किस कारण से? वही तो फिर चंद्रशेखर की भी कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिरी, चरण सिंह की भी कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिरी। मैं तो व्यक्तिगत साथ की बात कर रहा हूँ राजेश, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार गिराई, ये एक अलग बात है। कांग्रेस जो बार बार कहती है कि साहब ये लोग बीजेपी के साथ मिले, उनके साथ मिले, ये उनका कारण है, ये कारण है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इतिहास में एक घटना और दर्ज है कि जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर रही थी तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ खड़ी, इसको भी याद रखना चाहिए जी। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाक्रम बिल्कुल। जेपी सिंह साहब, अब आपके पास ही आना चाहता हूं। अमलिंदु जी भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, दोनों मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, लेकिन बहुत शानदार चर्चा हो रही है और चर्चा में जो ऐतिहासिक पहलू है, ऐतिहासिक तथ्य है, वो सामने आ रहे हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेपी सिंह साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, इसमें मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूं। बादल जी मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश को ज्यादातर जो है बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी ज्यादा दखल नहीं है जैसा मुझे लगता है। चरण सिंह उत्तर प्रदेश में दल बदल के जो है वो पर्याय माने जाते थे, चौधरी चरण सिंह, कोई क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं थी। जेपी आंदोलन के कारण जो जनता पार्टी समर्थन कर दिया, नहीं जनता पार्टी बनी, नहीं तो जो जनता पार्टी बनी, तो उस जनता पार्टी में जो है क्या कहते हैं, वो तो दल बदल के मास्टर थे। चंद्रशेखर जी पहली बार जनता के बीच से जनता पार्टी के टिकट पर चुन के बलिया से आए थे। ये बलिया में क्या, बलिया में एक कॉलेज है जहां के प्रेसिडेंटशिप का भी चुनाव ये नहीं जीत पाए थे, सतीश चंद्र कॉलेज का। और चंद्रशेखर जी जब भी बलिया से चुनाव लड़ते थे हमेशा मुलायम सिंह का समर्थन रहता था, या तो उनकी पार्टी से लड़ते थे या उनकी पार्टी से किसी को खड़ा कराते थे, क्योंकि शंभूनाथ चौधरी जो कांग्रेस के थे यादव, वो हमेशा से बलिया में चंद्रशेखर को धूल चटाते थे। तीसरा नरसिम्हा राव, सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रशेखर और अमृत बाजार पत्रिका के घोष साहब, ये चार लोग चंद्रा स्वामी के बैठ के दिन भर कोर्ट पीस और 29 खेलते थे, आपसे बता। और चारों आदमी उस चौकड़ी के सदस्य थे चंद्रा स्वामी के, और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी कभी नहीं थी। आप समझे प्रधानमंत्री बनते या नहीं बनते। और बाकी बीपी सिंह को जो लोग भी प्रयागराज में रहते हैं, बीपी सिंह को जानते थे कि वो एक सेमी राज घराने में जो है मतलब के राजा रहने के बावजूद उन्होंने अपनी काफी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था कि इनका दिमाग फिर गया है, इन्होंने अपनी सारी जमीन भूदान में जो है मतलब दान कर दी है। काफी दिन उसका मुकदमा चला। बीपी सिंह संत पुरुष थे और बीपी सिंह को आरक्षण की वजह से कोई माने या ना माने या डिनाउंस करे, लेकिन बीपी सिंह ने जो मंडल का कमीशन लागू कर दिया, उसका नतीजा है कि आज भाजपा की सरकारों में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। वहां पर भी एक फडणवीस को छोड़कर एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि पूरी भाजपा की राजनीति ब्राह्मणवादी राजनीति। जी। और इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबरें बिहार से आ रही हैं। कल शाम 4 बजे शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। बिहार में कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। ये अब तय हो चुका है कल शाम। और डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव को जो प्रभार दिया जाएगा। हालांकि सीएम के बाद डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। शाम कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। लगभग प्रभार जो है वो तय हो चुका है, किसको क्या कुछ मिलना है। और कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी चर्चा भी चल रही है। मंत्रियों की सूची तैयार है और कांग्रेस भी हो सकता है कि उसमें आए, उस मंत्रिमंडल में, और हो सकता है कि वामपंथी भी आए। तो क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये आपके पास हम पहुंचा रहे हैं ये खबर आप तक कि कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं एक बार फिर से
नीतीश कुमार 8वीं बार, शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ये एक ऐतिहासिक तथ्य सामने है जो आने वाला है कल, और वो इतिहास में दर्ज होगा कि एक मुख्यमंत्री कितनी बार, एक इंसान कितनी बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा, तो उसमें शायद टॉप पे रहेंगे नीतीश कुमार। 8वीं बार ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। जल्दी जल्दी 2 कमेंट लेना चाहूंगा अपने साथियों से, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से, अमलेंदु उपाध्याय जी से। अमलेंदु जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या कुछ कल भी बातें हो रही थी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ आप तक खबरें हैं, और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए अली, अब जो कुछ होने जा रहा है तो अब सामने आ गया क्या होने जा रहा है। मुझे लगता है 2024 के लिए एक अच्छी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है कुल मिला के। जहां तक सवाल ये है कि नीतीश कुमार कितने भरोसे के, कितने भरोसे के नहीं है, तो अभी तो लड़ाई चूंकि लंबी है, तो इसमें गैर भरोसे के लोगों को भी लेकर के चलना पड़ेगा, भरोसे के हो या नहीं। रोकना चाहूंगा थोड़ा संशोधन, फिर से अभी खबर आ रही है कि 4 बजे नहीं 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, तो ये चलता रहेगा। ये हड़बड़ी में जो खबरें फ्लैश होती हैं वो हम तक भी आती हैं, और इसी ढंग से हम भी फ्लैश कर देते हैं। तो जो संशोधन है वो ये है कि कल 4 बजे नहीं बल्कि 2 बजे शपथ ग्रहण होगा। जी राजेश बादल जी। नहीं, बस मैं तो एक अंतिम, चूंकि अब आप समापन कर रहे हैं शो का, तो मैं बस एक ही लाइन कहना चाहता हूं आदरणीय जेपी सिंह जी से कि जब भी इस तरह की चैनल चर्चाओं में होते हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणियां हम लोग कभी नहीं करते। कौन कहां किस प्रदेश का है ये कभी नहीं करते, ये उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सॉरी सिंह साहब, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने हमने बीच में नहीं बोला। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश में मैंने काम किया है, राजस्थान में काम किया है, 17 साल से दिल्ली में हूं, कलकत्ता में रहा हूं, बंबई में भी रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, बात नहीं है। और दूसरी बात, चंद्रशेखर, चरण सिंह और वीपी सिंह की, तीनों ने, जयशंकर जी ने और आपने ये मान लिया है कि क्रेडिबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। जिस बात पर मैं कह रहा था, जो बात मैंने उठाई कि क्रेडिबिलिटी, साख, यश, ये जो है, ये अगर आपका चला गया तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कभी सामूहिक चर्चाओं में, सार्वजनिक चर्चाओं में व्यक्तिगत बातें नहीं की जानी चाहिए। क्षमा याचना कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने जो चरण सिंह और उनके बारे में जो कहा, तो मैंने कहा आपने भी तो यही बात कही, आपने भी तो यही बात कही कि क्रेडिबिलिटी की बात कही ना, क्रेडिबिलिटी उनकी कभी थी ही नहीं। यही तो मैं कह रहा था, तो यही तो मैं कह रहा था, और क्या कह रहा था आप लोग, यही तो मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। यही तो बीपी सिंह की क्रेडिबिलिटी है, बीपी सिंह की क्रेडिबिलिटी है। आपकी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में नहीं है। इसमें क्या, इसमें मतभेद की बात हो रही है? बिल्कुल बादल साहब, जो दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों का समर्थन लेकर आएगी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आप लोगों को रोकना चाहूंगा। हम नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और सबके अपने विचार, इस मंच पे हम यही करते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सब अपनी बातों को रखें। कोई भी किसी की बात को अगर काटता भी है, अगर कहीं किसी चीज पे अगर एतबार है, नहीं है तब भी और है तब भी, तो उस अदब के साथ बातें होती हैं। थोड़ा कई बार नोक झोंक की स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए चूंकि इस प्रोग्राम को होस्ट मैं कर रहा हूं, तो मैं आप दोनों से, अगर आप दोनों को कहीं एक दूसरे की बात से अगर तकलीफ हुई हो, तो मैं इस शो के जरिए आप लोगों से ही माफी चाहता हूं कि मुझे इस चीज की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी अपनी आप बात रख रहे थे, समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे समापन करना चाहता हूं इस कार्यक्रम का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इस अगर कहें, भले थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, और जब बुद्धिजीवियों का सम्मेलन हो तो होना भी चाहिए, बात विचार ऐसे आते भी हैं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कहां की बिहार की तस्वीर अब किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्या एक मजबूत विपक्ष हम देखेंगे बिहार में? तिकड़ी है अगर देखा जाए तो, जेडीयू, आरजेडी और साथ में बीजेपी, और जेडीयू जिधर चले जाए उधर की सरकार बन जाती है, वो यहां फिर से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जेडीयू अब जिधर है उस पाले में लंबा वक्त तक, 5 साल जैसे अभी गुजारा, उधर इस खेमे में 5 साल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुश्किल तो ये कि 2 साल पहले तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि लाखों करोड़ के घोटाले नीतीश कुमार के राज में हुए। उन्होंने लंबी एक फहरिस्त जारी कर दी थी ट्विटर पर,
तमाम घोटालों को लेकर उन्होंने कहा था कि इतने घोटाले हुए कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके लिस्ट में सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, दवा घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले थे। अब वे ही उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो कल इस सरकार पर घोटाले के आरोप लगा रहे थे, तो विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी का मुद्दा फिर उठेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक मौका मिलेगा इन पर आरोप लगाने का। और तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में तो आप जानते ही कि क्या कहा जा सकता है, सब जानते ही हैं। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी आगे जाकर। राजीव जी, सबसे दिलचस्प स्थिति जो है वो तेज प्रताप को लेकर के हो सकती है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन आज दोनों भाई जिस प्रकार स्कॉट कर रहे थे नीतीश कुमार को, क्या ये तस्वीर आगे भी दिखाई देगी? ये बड़ा एक बार फिर से इस कार्यक्रम को हनुमान चालीसा की एक लाइन है राजीव जी, हनुमान चालीसा की एक लाइन है, तेज प्रताप महागठबंधन। तो अब यह महागठबंधन होने जा रहा है। बिल्कुल, जरा तेज और प्रताप, तेजस्वी और तेज प्रताप की वो तस्वीर सामने देख रहे थे। देखिए जो स्कॉट कर रहे हैं, एक तरफ तेज प्रताप और दूसरी तरफ तेजस्वी। और अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह भी रहे हैं कि हनुमान चालीसा का एक लाइन वहाँ पे है हनुमान चालीसा में कि तेज प्रताप महागठबंधन। तो ये जो गठबंधन है ये क्या वैसे ही जैसा अभी दिखाई दे रहा है स्कॉट करते हुए अगले 5 साल तक दिखाई देंगे, या तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग दिशा में देखते हुए दिखेंगे, ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति जो है वो फिर से उफान पर है। और बिहार में कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है तब से राजनीति की सीख मिल जाती है, तो यहाँ राजनीति बहुत ही मजबूत होती है और वो देश को एक दिशा देती रही है। आने वाले समय में जबकि कई राज्यों में चुनाव है और 2 साल बाद 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर बिहार कितनी मजबूती के साथ केंद्र के साथ लड़ेगा और एक विपक्ष मजबूत दे पाएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। वही चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश बादल जी, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जेपी सिंह साहब को, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रेम कुमार जी, सबको आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हिस्सा लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं। और आप लोगों ने बुद्धिजीवियों के बीच कैसी तकरार होती है वो भी देखी, और साथ में आप लोगों के बीच भी कई तकरारें लिखी जाती हैं, यहाँ तकरीर जिसे कहते हैं, वो भी कई बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वैसा ही लगता है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं जिनके बीच जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जब वो उफान मारता है तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। लेकिन होनी भी चाहिए। कई बार आप अपनी बातों, अपने विचारों से किसी को दुख न पहुंचाएं, इसकी कोशिश कीजिए, और अपनी बात, अपने विचार कितनी अच्छी तरह से रख सकते हैं ये भी सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल खान जी, शकील अहमद जी। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अपोजिशन ज़रूर मजबूत होगा। जावेद इकबाल जी बहुत सही बात आप कह रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं कि वीपी सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया और राजीव गांधी की सरकार गिराई। चलो बिहार में कुछ समय के लिए ही सही राजनीति बदली तो सही, क्या पता भविष्य में विपक्ष मजबूत हो जाए, तकरार अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम दुग्गल जी। और नयाब सिंह जी कह रहे हैं एक मिनट जी, जेपी नड्डा का इस्तीफा होगा या नहीं पूछ रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं आज की चर्चा चर्चा में मज़ा आया उनको, देवेंद्र चटर्जी जी को बहुत धन्यवाद आपको। बनवारी मीना भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं बिहार में अमृत उत्सव फीका कर दिया है। और कॉमन इंडियन कह रहे हैं नो राइज फॉर एनडीए इन एनी मेजर स्टेट नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े शहरों में एनडीए का इलाज, एनडीए यानी एनडीए का गठबंधन नहीं है, गठबंधन की सरकार नहीं है। कौन सी गठबंधन? तो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है वो। पठान इलियास जी कह रहे हैं हमसे रूठे हुए दिख रहे हैं, आज हमारा आदाब भी नहीं लिया। पठान इलियास जी, यहाँ तकरार की नौबत में आदाब शायद छूट गया हो, लेकिन आपका आदाब हमेशा, और हमारी तरफ से आपको सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सब है।
और साथ में जावेद इकबाल खान कह रहे हैं कि जनता को बेहद बेहतर उम्मीद है इस नए महागठबंधन से। आने वाले समय में देश में हालात बदलेंगे, आवाम को राहत मिलेगी। और रहीसुद्दीन सैफी कह रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह जय हो सर जी लिख रहे हैं, आपको भी जय हो। और आजम अंसारी भी हैं। मनोज कुमार लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए बेदाग छवि के नेता हैं। विपक्ष की अगुवाई 2024 में नीतीश कुमार को करना चाहिए क्योंकि देश कमजोर और जनता कंगाल और लोकतंत्र खतरे में है। नीतीश कुमार से कांग्रेस से उम्मीद है। अब्दुल कय्यम भी हैं और कह रहे हैं हेलो, आपको भी हेलो। और शिवदत्त लोधी कह रहे हैं बिहार में अच्छा हुआ और जनता को उम्मीद है महागठबंधन से, कह रहे हैं जावेद इकबाल। शशि चंद चड्डा भी हैं, ग्रीटिंग्स कह रहे हैं। अरीब खान गुड नाइट कह रहे हैं, फिलीपींस से हमारे साथ जुड़ते हैं। हरियाणा में सरकार गिर सकती है कह रहे हैं नयाब सिंह। और संजय पांडे हैं, देर आए दुरुस्त आए कह रहे हैं। मोहम्मद आरिफ भी हैं, आरजेडी। और रोमन हुसैन हमारे साथ हैं। लाइफ विद उदय सिंह जी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया वैसा बिहार में करके कांग्रेस ने नहले पर दहला मार दिया है। नीलम गुप्ता भी हैं, वेरी गुड कह रही हैं। और शिब्बू रहमान फारूकी भी हैं। डीबी लाइव इज बेस्ट, निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक, यशस्वी। राजीव रंजन जी बहुत धन्यवाद आपको। शिब्बू रहमान फारूकी जी और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं देश की सारी गठबंधन वाली सरकार के लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। बिल्कुल सही। और रजबी साहब कह रहे हैं मदीना का मुसाफिर की पैनलिस्टों और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट कह रहे हैं। गुड नाइट अब आना शुरू हो गया है। ओम प्रकाश पाल जी बिहार में आया सावन झूम के लिख रहे हैं और ऐसे ही थैंक यू और गुड नाइट कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट। भास्कर कुमार थैंक यू कह रहे हैं। नयाब सिंह 4 लाख नौकरी देंगे तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। और कुंदल मेहता हैं हमारे साथ, गुड नाइट लिख रहे हैं। पठान इलियास शुभ रात्रि लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को अब्दुल जब्बार भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। तो गुड नाइट के मैसेज ज्यादा, इसका मतलब मैं भी गुड नाइट कहूं और विदा ले लूं आप लोगों से। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। और आप सबका इंतजार रहेगा, हमारे दोस्त साथी और आप हमारे शुभचिंतक, आप सब जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, जुड़ा कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों कल 2 बजे दिन में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे सीएम जो कल थे, आज दोपहर तक थे। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन यानी कि महागठबंधन या कहें तेजस्वी यादव के साथ में तेजस्वी यादव भी शपथ ले रहे हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।